8 मई 1945 के दिन जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर किया। पूरी दुनिया में इस जंग के खत्म होने का जश्न था। लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस में लोग खुशी से झूम रहे थे। यूरोप में जगह जगह आजादी के झंडे लहरा रहे थे। 12 साल का नाजी शासन खत्म हो चुका था और हिटलर की तानाशाही अब बन गई थी एक हिस्ट्री। लेकिन ये अंत नहीं था। असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि जंग का खत्म होना एक बात है और जंग के बाद जीना शुरू करना दूसरी बात है। तो इसके बाद जर्मनी का क्या हुआ? कैसे बदहाली की कगार पर खड़ा जर्मनी आगे बढ़ा? जो लोग 7 मई 1945 तक पुरानी व्यवस्था में यकीन रखते थे, वो सारे लोग 8 मई से बदल गए या कुछ और करना पड़ा? जर्मनी आखिर कैसे बदला? पूरा देश अचानक कैसे बदल गया? आज मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की क्या कहानी थी वो सुनाऊंगा। कौन कौन सी दिक्कतें आई जर्मनी को आगे बढ़ने में और कैसे उन सबको पार पाके जर्मनी ने अपनी अलग पहचान बनाई। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पज से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1945 की शुरुआत में जर्मनी की हालत कैसी थी। 1945 की शुरुआत के साथ ही सोवियत सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गई थी। 30 अप्रैल को सोवियत सेना के सैनिकों ने रीस्टाग पर लगा हिटलर का हथौड़े वाला झंडा उतार लिया और अपनी दराती वाला लाल झंडा फहरा दिया। यह सब तब हो रहा था जब कुछ घंटे पहले ही हिटलर ने अपने बंकर में अपनी जान ले ली थी। उसके कुछ दूसरे साथियों ने भी ऐसा ही किया था, ताकि वो सोवियत की क्रूरता से बच सके। प्रोपेगेंडा का जादूगर जोसेफ गोएबल्स, जिसने मरने से पहले अपनी जनता को भेड़ियों की तरह लड़ने का आदेश दिया था, खुद वो भी अपने 6 बच्चों को जहर देकर मर गया, क्योंकि उसे डर था कि हिटलर के बिना दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। 15-15 साल के बच्चे, जिनके हेलमेट उनकी गर्दन के लिए भी बहुत भारी थे, हिटलर यूथ की वर्दी में अब भी मलबे के पीछे से मोर्चा संभाले हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि शायद कोई चमत्कारी हथियार उन्हें बचा लेगा, लेकिन चमत्कार नहीं, सिर्फ तबाही ने दस्तक दी। आम जर्मन नागरिक अब अपनी नाजी पहचान छिपाने के लिए अपने मेडल, वर्दी और हिटलर की तस्वीरें जला रहे थे। फिर 7 मई 1945 को कर्नल जनरल अल्फ्रेड जोडल ने जर्मन वेहरमाख्त के बिना शर्त सरेंडर पर साइन किए। इस तरह 8 मई से सरेंडर डॉक्यूमेंट लागू हुआ और 6 साल से चल रही जंग आखिरकार खत्म हो गई। इस जंग में 6 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। नाजियों ने होलोकॉस्ट में करीब 60 लाख यहूदियों की निर्मम हत्या की। हिटलर के द्वारा सताए गए लोगों में सिर्फ यहूदी नहीं थे। रोमा और सिंती कम्युनिटी के लोग, सोवियत के युद्धबंदी, दूसरे देशों के कैदी, विकलांग लोग और समलैंगिक, ये सब हिटलर के नाजियों द्वारा टॉर्चर किए जाते थे। लेकिन जर्मनी की हार के बाद सब कुछ बदल गया। हिस्टोरियन इयान कर्शो बताते हैं कि जर्मनी की हार केवल एक मिलिट्री हार नहीं थी, बल्कि यह एक तरह से पूरी सोसाइटी का कंबाइंड मोरल और साइकोलॉजिकल डिक्लाइन था। हिटलर के जाने के टाइम पर जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। 30 लाख से भी ज्यादा घर मिट्टी में मिल चुके थे। आप शायद यकीन न करें, लेकिन उस टाइम पर जर्मनी 17.6 अरब क्यूबिक फीट मलबे के बीच में खड़ा था। यह इतना मलबा था कि इससे 14 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स बनाई जा सकती थी। इसी मलबे में 60 लाख वो यहूदी भी थे जिन्हें होलोकॉस्ट के दौरान गैस चैम्बरों में तड़पा तड़पा कर मारा गया था। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा मोरल क्वेश्चन ये था कि जिस देश ने ह्यूमैनिटी को इतने गहरे जख्म दिए, क्या उसे फिर से सिर उठाने का हक है? क्या यह समाज वाकई बदल सकता है या फिर यह किसी नए तानाशाह की राह देखेगा?
इन्हीं सवालों के बीच शुरू हुआ दुनिया का सबसे क्रूर, सबसे हिंसक और सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन। भारत में जो 1947 के आसपास माइग्रेशन हुआ था पार्टीशन के टाइम पर, यह माइग्रेशन उससे पहले हुआ और उससे कहीं भयानक तरीके से भी। इतिहासकार रुडिगर ओवरमैन्स आंकड़े देते हुए बताते हैं कि करीब 12 से 14 मिलियन जर्मन लोग उन इलाकों से भाग रहे थे जो अब पोलैंड या सोवियत संघ के कंट्रोल में आ चुके थे। ये लोग एक्सपेलीज थे जो अपने ही देश में अब अजनबी बन चुके थे। देश के ज्यादातर पुल बर्बाद हो गए थे और परिवहन मार्ग ठप हो गए थे। इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ठप हो गई। लाखों लोगों को पानी, गैस और बिजली के बिना गुजारा करना पड़ रहा था। जर्मन करेंसी रीचमार्क की वैल्यू पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। काला बाजार फल फूल रहा था। जंग के बाद जर्मनी में लोगों को लाइफ चलाने के लिए बेसिक चीजें तक जुटानी पड़ी। इस जंग ने जर्मन जनता को दयनीयता के सबसे निचले लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया था। जर्मनी की कड़ाके की ठंड में लोग बिना खाना, बिना पानी, बिना रहने की जगह के सड़क पर सोने को मजबूर थे। ये लोग जब खंडहर बन चुके शहरों में पहुंचे तो लोकल लोगों को लगा कि ये बाहरी लोग उनके बचे कुचे राशन में हिस्सा बटाने आए हैं। इन लोगों को लिटिल मास्को या न्यू पोलैंड से चिढ़ाया जाता था। एक स्टेटमेंट बताता है कि करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी इस माइग्रेशन के दौरान, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कम से कम इसे 5 से 6 लाख लोगों के नंबर पर रख देती है। फिर भी दोस्तों अगर देखो तो ये बहुत ही भयानक ह्यूमन ट्रेजेडी थी जिसे जीतने वालों के इतिहास में अक्सर जरूरी कीमत कहकर भुला दिया जाता है। इसी टाइम पर जब जर्मनी के लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, तभी दोस्तों जर्मनी में एक नया वर्ड आया, जीरो आवर। इस शब्द के मायने ये थे कि अब सब कुछ शुरू होगा जीरो से। जंग खत्म होने के बाद इस शब्द को गढ़ा गया, इसलिए ताकि जर्मनी का नाजी शासन से पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाए। ये एक तरीका बन गया अतीत की कड़वी यादों को भूलने का और उनको अनदेखा करने या दबाने का। इसके लिए मित्र देशों ने, खासकर ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस और सोवियत संघ ने कई काम किए। 17 जुलाई 1945 को इन देशों ने पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस बुलाई। 2 अगस्त तक चली इस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी को डी नाजीफाई करने का फैसला किया गया। इसका मतलब था कि एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक लेवल से नाजी सपोर्टर्स को हटाना। अमेरिका ने हर एडल्ट जर्मन को 131 सवालों का बेहद कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया जिसे फ्रेज बोगन कहते थे। लोग इस फॉर्म पर भी झूठ बोलते थे, खुद को वो नाम मात्र का नाजी बताते थे ताकि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। रियलिटी ये थी कि जर्मनी को चलाने के लिए अभी भी इन्हीं नाजी जज, इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत थी, क्योंकि जर्मनी में ये लोग ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे। रिजल्ट ये हुआ कि हजारों छोटे और मिडिल लेवल के नाजी ऑफिसर परसलीन या सफेदी के प्रमाण पत्र खरीदकर चुपके से सिस्टम में घुस गए। हिस्टोरियन इसे जीरो आवर का भ्रम कहते हैं। यानी ऊपर से सब कुछ नया था, एक नया सिस्टम था, लेकिन अंदर से हिटलर के ही पुराने लोग ये सिस्टम चला रहे थे। इसके बाद मित्र देशों ने न्यूरनबर्ग ट्रायल्स चलाए, यानी कि नाजियों को पकड़ पकड़ कर सजाएं दी गई। इस दौरान दुनिया ने पहली बार क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसे शब्द सुने। नाजी लीडर हरमन गोरिंग ने कोर्ट में भी अपनी नाजी अकड़ नहीं छोड़ी, लेकिन जब ऑशविट्ज के सीन कोर्ट में दिखाए गए तो दुनिया हैरान रह गई। इन केसेस का मकसद था दुनिया को यह दिखाना कि ऊपर से मिला आदेश किसी को उसके पर्सनल क्राइम्स को जस्टिफाई करने नहीं देता। हालांकि इन बड़े मुकदमों के साथ साथ ऑपरेशन पेपर क्लिप भी चल रहा था, जहां अमेरिका और सोवियत संघ उन नाजी साइंटिस्ट को चुराने की होड़ में थे जिन्होंने V2 रॉकेट बनाए थे। वर्नर वॉन ब्राउन जैसे वैज्ञानिकों को, जो कल तक नाजी जंग की मशीन का हिस्सा थे, उन्हें अमेरिका ले जाया गया ताकि वो स्पेस के रेस में हेल्प कर सकें। ये जस्टिस और डिप्लोमेसी का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था। इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने ये वीडियो बनाए हैं, आप इन्हें आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं पूरी कहानी। अब हम इस वाली कहानी में आगे बढ़े तो जिस टाइम पर ये सब हो रहा था उस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई जर्मनी की महिलाओं को। जर्मनी की महिलाओं ने युद्ध के बाद के दौर में सबसे भयानक कीमत चुकाई। सोवियत सैनिकों द्वारा किए गए सामूहिक बलात्कारों ने एक पूरी पीढ़ी को मानसिक रूप से तोड़ दिया। इतिहासकार नॉमन नेमाक लिखते हैं कि करीब 2 मिलियन महिलाओं ने इस नर्क को झेला, जिससे हजारों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इन्हीं महिलाओं ने बाद में जर्मनी की ईंट ईंट को अपने हाथों से जोड़ा, लिटरली ईंट ईंट को। ये महिलाएं ह्यूमन चेन बनाकर मलबे को साफ करती थी, फिर ईंट को रगड़कर दोबारा इन्हें इस्तेमाल करने लायक बनाती थी, क्योंकि सीमेंट और पत्थर की बहुत कमी हो गई थी। इन महिलाओं ने रबल वोग भी बनाया। ये फटे हुए कंबलों और पर्दों को सिलकर बनाई गई एक ड्रेस थी ताकि वो अपनी गरिमा को बचा सके।
अब दोस्तों ये कहना कोई हाइपरबोली नहीं होगी कि जर्मनी की नींव वास्तव में इन महिलाओं के कंट्रीब्यूशन पर रखी गई थी। लेकिन क्या सच में जर्मनी आगे बढ़ने लगा था हिटलर की मौत के बाद? क्या सचमुच अमेरिका और रूस अब जंग की हताशा को दूर करने वाले थे? 1948 में अमेरिका और सोवियत की फूट खुलकर सामने आ गई। इस फूट से शुरू हुई एक कोल्ड वॉर जिसमें एक बार फिर जर्मनी फंस गया। जर्मनी अब दोनों सुपर पावर यानी अमेरिका और सोवियत के बीच में बट गया। वेस्ट में अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत अरबों डॉलर की मदद भेजी, तो वहीं ईस्ट में सोवियत ने कब्जा कर लिया। अमेरिका ने एक कदम आगे जाते हुए अपने कब्जे वाली जर्मनी की करेंसी को बदल दिया, यानी अब जर्मनी में डोइचे मार्क नाम से एक करेंसी शुरू हुई। इस करेंसी के आते ही ब्लैक मार्केट खत्म हो गई। सोवियत संघ ने इसके विरोध में बर्लिन की घेराबंदी कर दी, लेकिन अमेरिका ने हवाई जहाजों से रसद पहुंचाकर इस घेराबंदी को नाकाम कर दिया। यहां दोस्तों थैंक्स कहना होगा जर्मनी के आर्थिक मंत्री लुडविग एरहार्ड का, जिन्होंने न केवल नई करेंसी दी बल्कि एक झटके में सारे प्राइस कंट्रोल खत्म कर दिए। उन्होंने सोशल मार्केट इकोनॉमी का मॉडल दिया। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां पर मार्केट फ्री भी था और कमजोर लोगों के लिए गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी दे रही थी। ठीक ऐसा ही कुछ काम 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी किया था। अब रिजल्ट ये हुआ इन सब का कि 1950 आते आते जर्मनी का प्रोडक्शन उसी लेवल पर पहुंच गया जिस लेवल पर जंग से पहले यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले था। कई लोग ये मानते हैं कि अमेरिका के मार्शल प्लान ने इकोनॉमिक हेल्प तो की ही, लेकिन साथ ही जर्मन्स को साइकोलॉजिकल हेल्प भी दी। दोस्तों जर्मन्स को लगने लगा था कि शायद जंग का अपराधी यानी वॉर क्रिमिनल होने का दाग अब साफ होने लगा है, लेकिन ये अच्छी किस्मत जर्मनी के दूसरे हिस्से के साथ यानी ईस्टर्न हिस्से के साथ नहीं थी। सोवियत संघ के प्रभाव वाला ईस्टर्न जर्मनी असल में एक कम्युनिस्ट जेल में तब्दील हो रहा था। वहां की स्टासी पुलिस इतनी जालसाज थी कि हर 7वें सिटीजन पर नजर रखी जा रही थी। पड़ोसी ही पड़ोसी की जासूसी कर रहा था। 17 जून 1953 को जब मजदूरों ने वर्किंग कोटा बढ़ाने के खिलाफ एक हिस्टोरिकल स्ट्राइक की, तो सोवियत के T-54 टैंकों ने इन प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया। अब ये विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन इसने ये भी साबित कर दिया कि कम्युनिस्ट सिस्टम जनता के प्यार पर नहीं बल्कि बंदूकों के डर पर टिकी हुई है, खास तौर पे ईस्टर्न जर्मनी में। ईस्ट में मशीनों को उखाड़कर फिर रूस भेज दिया गया, जबकि वेस्ट में नए कारखाने लग रहे थे। ईस्ट और वेस्ट के बीच की ये खाई अब सिर्फ एक सरहद नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग आइडियोलॉजिकल सभ्यताओं का टकराव बन गई। 13 अगस्त 1961 की वो सुबह बर्लिन के इतिहास की सबसे ज्यादा दुखद सुबह थी। रातों रात कटीले तार बिछा दिए गए ताकि पूर्व से पश्चिम भागने वाले लाखों लोगों को रोका जा सके। फिर ईंटों और कंक्रीटों की वो दीवार खड़ी की गई जो आयरन कर्टन का प्रतीक बनी। इस दीवार के बीच में एक डेथ स्ट्रिप थी। यहाँ पर बारूदी सुरंगें और खुद ब खुद चलने वाली बंदूकें लगी हुई थी। इसी खाई में पीटर फेस्टर नाम के एक शख्स की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये शख्स दीवार को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद दीवार के नीचे इसे 1 घंटे तक तड़पने दिया गया, जबकि दोनों तरफ के सैनिक उसे देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सके। फिर वेस्टर्न जर्मनी में 1963 में फ्रैंकफर्ट ऑशविट्ज ट्रायल्स चलाए गए। इसने आम लोगों को यह एहसास कराया कि होलोकॉस्ट कोई दूर की घटना नहीं थी, बल्कि उनके बगल वाले बेकर या उनके पड़ोसियों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। जो नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी वो अब नाजियों के खिलाफ खुलकर बोल रही थी। आगे चलकर 1968 में कई स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए जिन्होंने सोवियत के ओल्ड रिजीम की जड़ें हिला दी। 70 के दशक में जर्मन चांसलर विली ब्रांट ने नफरत के बदले बातचीत की नीति अपनाई। 1970 में वॉर्सो घेटो मेमोरियल के सामने वो अचानक घुटने के बल बैठ गए। दोस्तों विली ब्रांट वो शख्स थे जिन्होंने कभी नाजियों का साथ नहीं दिया, लेकिन वो पूरे देश के अपराधों का बोझ अपने कंधों पर लेकर माफी मांग रहे थे। उनके इस काम ने शांति का जो बीज बोया, उसी ने आगे चलकर जर्मनी के यूनिफिकेशन की नींव रखी। उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। लेकिन जर्मनी की राह दोस्तों इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी। 70 के दशक में जहां शांति की बातें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पढ़े लिखे लोग ये मानते थे कि जर्मनी का जो नया डेमोक्रेसी है वो एक ढोंग है और सत्ता अभी भी पुराने नाजियों के हाथ में है। इसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था। इन्होंने जर्मनी में रेड आर्मी फैक्शन नाम से अपना आतंक फैलाना शुरू किया। कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट किडनैप हुए और मोगादिशु नाम के जहाज को हाईजैक तक किया गया, लेकिन जर्मनी ने फिर दोबारा लोकतंत्र की राह को नहीं छोड़ा। इससे हुआ यह कि जर्मनी का नया ढांचा किसी भी झटके को झेलने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। फिर 1979 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने जर्मनी को पूरी तरह से बदल दिया। इस साल जर्मनी में एक मिनी सीरीज रिलीज की गई जिसका नाम था होलोकॉस्ट। इस शो ने होलोकॉस्ट को नंबर से निकालकर एक ह्यूमन स्टोरी में बदल दिया।
पहली बार आम जर्मन नागरिकों ने एक यहूदी परिवार के दर्द को महसूस किया। ये शो इतना इमोशनल था और ये इतना पॉपुलर हुआ कि लोग सड़क पर निकलकर अपनी पुरानी गलतियों के लिए मेमोरियल बनाने की मांग करने लगे। 80 के दशक के आखिर तक आते आते जर्मनी के दोनों साइड के लोग इस बात को रियलाइज करने में लगे थे कि दोनों हिस्सों को एक हो जाना चाहिए। और फिर काफ़ी मशक्क़त और प्रोटेस्ट और कन्फ्यूजन के बाद 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी ऑफिशियली फिर से एक हो गया। लेकिन एकीकरण के बाद का रास्ता एक नया चैलेंज लेकर भी आया। ईस्ट की खस्ता हाल इकोनॉमी को सुधारने के लिए वेस्ट के लोगों ने सॉलिडेरिटी टैक्स दिया। मस्तिष्क की दीवार या वॉल इन द हेड को ढहाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जहां ईस्ट के लोगों को अपनी ओस्टाल्जी यानी ईस्टर्न जर्मनी की यादों को और वेस्ट के लोगों को अपनी प्रिविलेज के बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक सामंजस्य बिठाना था। आज जर्मनी यूरोप की पॉलिटिक्स का और इकोनॉमिक्स का स्तंभ है, लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसने अपने इतिहास के सबसे अंधेरे कोनों को भी साफ किया है। जर्मनी की हिस्ट्री दोस्तों सिर्फ एक राष्ट्र की कहानी नहीं है, बल्कि ह्यूमन डिक्लाइन और रिकंस्ट्रक्शन की एक बहुत ही भयानक लेवल की स्टोरी है। बर्लिन के सेंटर में बना होलोकॉस्ट मेमोरियल ये याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक बार पाकर आप सेफ हो जाते हैं, बल्कि यह हर पीढ़ी द्वारा की गई एक एक्टिव प्रैक्टिस है। मलबे के ढेर से यूरोप की सुपर पावर बनने तक का ये सफ़र हमें सिखाता है कि जो कौमें अपने पापों को एक्सेप्ट कर लेती हैं वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जर्मनी की। आखिर हिटलर के बाद जर्मनी कैसे कैसे डेवलपमेंट की राह पर बढ़ा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।